हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आ विद्या में। आज हम कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का टेक्स्ट बुक यानी कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेके आए हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। पहला प्रश्न आपके सामने है कि जैव और अजैव संसाधन क्या हैं, कुछ उदाहरण दें। तो इसका सॉल्यूशन आपको देना है। बहुत ही सिंपल भाषा में हमने लिखा है, बहुत ही अच्छा है। और इस क्वेश्चन पे आपको कुछ शब्द सीमा दिया हुआ रहेगा, जैसे कि 30 शब्दों में इसका आंसर दें, कुछ इस प्रकार से आपको रहेगा। तो इतना सही आपको लिखना है, ठीक है। तो इसमें यह है कि जैव संसाधन वे संसाधन है जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है और जिसमें जीवन पर्याप्त होता है, यानी कि उसका जीवन काल निर्धारित होता है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। जैव संसाधन के अंतर्गत आ जाता है मनुष्य हो गया, ठीक है, वनस्पति, पेड़ पौधे हो गए, जिसमें कि जान होता है। ऐसा कह सकते हैं कि जिसमें जान होता है, यानी कि सजीव जितनी भी वस्तु हैं उन सबको हम क्या कहेंगे? जैव संसाधन कहेंगे। क्योंकि सजीव जो होता है वो क्या करता है? खाना खाता है, पानी पीता है, चलता है। तो ये सारे गुण वाले जो होंगे वो क्या होंगे? सजीव होंगे। और जो सजीव होंगे उसी को हम क्या कहेंगे? जैव संसाधन कहेंगे। तो एग्जाम्पल भी हमने दे दिए, जैसे कि मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, ये सारी चीज़ क्या है? ये एक जैव संसाधन है। आगे आता है अजैव। क्या है? तो अजैव संसाधन वे सारे संसाधन हैं जो कि निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। निर्जीव वस्तु कैसे? जो कि खाना नहीं खाता हो, जो चलता नहीं हो, जो सांस नहीं लेता हो, तो उसको हम निर्जीव वस्तुएं कहेंगे। निर्जीव वस्तुएं, इसी को हम क्या कहेंगे? अजैव संसाधन कहेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देख लें, चट्टान हो गया। चट्टान यानी कि पत्थर हो गए, पहाड़ हो गया, ये सब खाना खाता है? नहीं खाता है। तो ये चलता है? नहीं चलता है। सांस लेता है? नहीं लेता है। तो ऐसे निर्जीव वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? अजैव संसाधन कहेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत ही आसानी से, इजी तरीके से इसका सॉल्यूशन आप दे पाएंगे। जैव और अजैव संसाधन क्या है, इसमें अंतर भी आप अगर आपको पूछ लिया जाए तो बता देंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपयुक्त शब्द जो है वो 30 शब्दों में इसका आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ से है कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदाएं पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, उसका आंसर आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो काली मृदा का जो रंग होता है वो क्या होता है? काला होता है। ये सबसे पहला बात लिख दीजिएगा, क्यों? और ये बात आप कभी भी भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। और इसका एक और नाम है, काली मृदा को रेगूर मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है? लावाजनक शैली से बनता है। लावाजनक शैली का मतलब ये है कि आप पहाड़ देखे होंगे जो कि ज्वालामुखी फटता है। तो ज्वालामुखी फटने के बाद जो उसमें से लावा निकलता है, वो लावा कुछ समय के बाद वो काली मृदा का रूप ले लेता है, यानी कि रेगूर मृदा का रूप ले लेता है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि ये लावाजनक शैली से बनता है। और ये मृदाएं जो है कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, हमसे ये भी पूछा है ना कि कहाँ किस जगहों पर पाया जाता है, काली मृदा कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए, महाराष्ट्र हो गया। तो महाराष्ट्र आपका जो है वो ये है, यहाँ पर है महाराष्ट्र, इस जगह पर पाया जाता है। उसके बाद दूसरा है, महाराष्ट्र के कुछ जगह के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, सौराष्ट्र, मालवा। उसके बाद मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश जो है वो यहाँ है, ठीक है, मध्य प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ यहाँ है। तो इन सारे जगहों पर क्या होता है? काली मृदाएं पाई जाती है। तो हमने एक चीज क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया कि काली मृदाएं कहाँ पर पाई जाती है। तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और ये पठार वाले क्षेत्रों में सिर्फ पाई जाती है, ठीक है। काली मृदा जो है वो कपास की खेती के लिए उचित है, यानी कि उत्तरदायी है, बहुत अच्छा है। काली मृदा में कपास की खेती जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, बढ़िया होती है। काली मृदा में कपास की खेती, ये कपास का पिक्चर है, आप देख सकते हैं, ये कपास का पिक्चर है। उसके बाद आगे है कि इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप जान गए। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार और वीडियो को प्ले करके या बैक करके देख सकते हैं इस वीडियो को। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टा पर किस प्रकार की मृदाएं, मृदा का मतलब होता है मिट्टी, याद रखिएगा, मृदाएं पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या है। ठीक है, यानी कि ये हमको पूछ रहा है कि जो नदी घाटी डेल्टा, ये नदी के किनारे वाला जो क्षेत्र है होता है, वहाँ पर कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है, और इस प्रकार की मृदा का कुछ उपयोग बताना है, यानी कि विशेषता बतानी है, आखिर इसमें क्या खूबी है। तो चलिए जानते हैं कि यह नदी घाटी डेल्टा पर पाया कहाँ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कि पूर्वी तट के नदी घाटी डेल्टा पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है नदी घाटी डेल्टा पर, और पूर्वी नदी घाटी डेल्टा पर तो जलोढ़ मृदा और ज़्यादा पाई जाती है। इस जलोढ़ मृदा की जो विशेषता है वो निम्नलिखित है, यानी कि निम्नलिखित का मतलब है नीचे दिया हुआ है। नंबर 1 विशेषता, यह मृदाएं हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदियों पर पाई जाती है। पहला है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन तीनों नदियों पर क्या होता है कि जलोढ़ मृदा ज़्यादा पाई जाती है। नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनती है। नदी जो बहा करके कुछ कचरा लाती है, उसी के माध्यम से ये क्या होता है, जलोढ़ मृदा बनता है। उसके बाद अगला है जलोढ़ मृदा में रेत, इसको साफ कर लेते हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, यानी कि जलोढ़ मृदा में अलग अलग प्रकार के कण होते हैं, वो कुछ कणों के नाम यहाँ पर हैं। अनुपात पाए जाते हैं, जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में उत्तर की ओर जाते हैं तो मृदा कणों को आकार बढ़ता जाता है। जैसे कि आप नदी घाटी से उत्तर की ओर जैसे चलते जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा कि मृदाओं में कणों की कमी, यानी कि शुद्ध वाला जलोढ़ मृदा जो है वो उतना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे यही बातें बताई गई है। आगे है तीसरा टॉपिक, जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा पर क्या होता है कि कोई भी फसल अगर बो दिया जाए तो वो फसल जो होती है बहुत अच्छी होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदा जो होता है वो पोटाश और फास्फोरस, ये कुछ उर्वरक के नाम है, पोटाश और फास्फोरस और चूनायुक्त होता है, यानी कि ये उर्वरक का काम करता है ये जलोढ़ मृदा, जो इसके गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन यानी कि दाल वाले जितने भी फसल हैं, दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनती है। ठीक है, तो ये सारी जो उर्वरक के नाम है, ये उर्वरक उन सभी खेतों में उपयोग किया जाता है जहाँ पर गेहूं, चावल, धान, गन्ना, ठीक है, और दलहन का कोई भी खाने योग्य पदार्थ बोया जाता है, तो वहाँ पर इन सारे उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। और अधिक उपजापन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि भी की जाती है। इसको क्या कहा जाता है, गहन कृषि की जाती है, मतलब जहाँ पर जलोढ़ मृदा की उत्पत्ति ज़्यादा होती है उस क्षेत्र को गहन कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। तो आई होप कि क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन था कि पूर्वी तट पर नदी घाटी डेल्टा के मृदा कौन सी मृदा पाई जाती है, उसके विशेषता बताए, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक है, तो चलिए, मृदा अपरदन के लिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जब पूछ लिया जाता है तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि और हमारे सिलेबस में ऐसा क्वेश्चन है तो पढ़ना तो और ज़रूरी है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। पहले आप ये समझ लीजिए कि मृदा अपरदन होता क्या है। ठीक है, तो जो मृदा के कटाव, यानी कि मृदा को जो काटा जाता है, मिट्टी को जो काटा जाता है और उसको बहा कर ले जाया जाता है बाढ़ द्वारा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। अब देखिए, विभिन्न मानवीय और प्रकृति, मानवीय यानी कि मानव द्वारा और प्रकृति यानी नेचर द्वारा, भगवान द्वारा, ठीक है, प्रकृति कारणों से मृदा अपरदन होता है। मतलब ऐसा जो होता है, मृदा अपरदन जो होता है, कुछ मानव के गलतियों के कारण से भी होता है और कुछ प्रकृति का जो होता है, यानी कि बाढ़ आ गया तो उसमें मानव का कोई दोष नहीं है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाने चाहिए। जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पर अगर मृदा अपरदन को बचाने के लिए कौन कौन से कदम उठाया जाए, ऐसा पूछा जाए तो आपको ये 4
4 कदम बताने चाहिए कि ये स्टेप अगर अपनाएंगे तो मृदा अपवर्धन से बचेंगे। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि परवर्ती ढालों पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती जाती है, यानी कि घटती है। तो जल की बहाव की गति घटेगी तो वो अपने साथ मिट्टी भी कम लेके जाएगा, ठीक है। और इसे समुच्च जुताई कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? समुच्च जुताई, यानी कि अच्छे से जुताई होगा और मृदा अपवर्धन भी बहुत कम होगा। अगला स्टेप है कि पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर, जो पर्वतीय ढाल है जैसे कि ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर पर्वतीय कुछ मकान ऊपर में है और कुछ मकान नीचे में है, तो इसको पर्वतीय ढाल कहा गया। तो इसमें क्या करना है कि पर्वतीय ढालों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर अवनालिका अपवर्धन को रोका जा सकता है, ठीक है। जैसे कि पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। वहाँ पे क्या हो जाए, जैसे कि ऐसे पहाड़ है तो यहाँ पर सीढ़ीदार कृषि की जाती। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे यहाँ पर तो इस प्रकार से क्या करते हैं, खेती मतलब अपना फसल उपजाते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा पढ़ लिया हमने स्टेप, इस तरीके से अपनाना चाहिए। तीसरा क्या है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपवर्धन को रोका जा सकता है। इसमें बड़े बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है और फसलों के बीच में घास की पट्टी उगाई जाती है। ये पवनों द्वारा जलित बल को रोकता है, यानी कि पवन जो मिट्टी को उड़ा के ले जाता है उसको क्या करता है, ये घास रोकता है। क्योंकि फसल के बीच में घास रहेगा तो वो पवन को क्या करेगा, कुछ रोकेगा, अपने अंदर कुछ खींचेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि फसलों के बीच में क्या किया जाता है, घास लगाई जाती है। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप है कि पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। यानी कि क्या कर, पर्वतीय भागों पर एक क्या बना दिया जाए, बांध बना दिया जाए, और उस बांध में तो किया जाए, उस जितना भी पर्वत का जल होता है उसको एक जगह एकत्र किया जाए और फिर उस जल को अपने खेती के लिए उपयोग किया जाए, ठीक है। तो मृदा रोक बांध अवनालिकाओं के फैलाव को रोकते हैं। तो इस प्रकार से जो बांध बनाया जाएगा वो क्या किया जाएगा, वो अपवर्धन को होने से बहुत ही कम नुकसान, मतलब अपवर्धन को रोकेगा, ठीक है। तो इस तरह से, तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को 2 बार देख लीजिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? आपके पास 4 ऑप्शन है: नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव और अनवीकरण योग्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, आपको पता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनवीकरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? आपके पास ऑप्शन है पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, ऑप्शन सी है मानवकृत, ऑप्शन डी है अचक्रीय। तो इसका राइट आंसर क्या है, अगर आपको पता है तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क, पुनः पूर्ति योग्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है: गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन और अति पशुचारण। तो इसका राइट आंसर क्या है, अगर पता है तो बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ख, अधिक सिंचाई के कारण। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन नहीं है, एक और क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है? तो आपके पास ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा और उत्तरांचल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तरांचल। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? आप ये बताइए कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? अभी आपको जस्ट बताए थे, कमेंट में बता दीजिएगा। ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है झारखंड, ठीक है। तो आपको एक बात बताना भूल गए थे कि झारखंड जो है यहाँ पर भी काली मृदा पाई जाती है, कुछ पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।